नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निजी कार्यक्रम के लिए उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे। उन्होंने विधायक आदेश सिंह चौहान के घर ग्राम नेवार मंडी जाकर उनके बेटे अपूर्व चौहान और बहू दामिन देव सिंह के विवाह के बाद आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीते दिन आयोजित प्रीति भोज के बाद मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़े को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर क्षेत्र के कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना यहां पर की है। कल वो किसी कारण से नहीं आ पाए थे और वो नव दंपति मेरे पुत्र अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पधारे और मैं उनका और जितने भी लोगों ने आकर मेरे बच्चों को आशीर्वाद, उन सबको बधाई धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, बहुत विधायक, आम नागरिक, प्रधान, बीटीसी, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। और आज तो मौसम खराब था, फिर भी सीएम साहब यहाँ घर पर आए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रोग्राम था, उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 स्थित सामुदायिक केंद्र में रविवार को रवा राजपूत एकता और उत्थान समिति की ओर से रवा कुटुंब 2.0 पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से रवा राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और आपको बता दें कि इससे सैकड़ों लोग भी जुड़े हुए हैं। इस दौरान समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों और प्रभावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहाँ पर दी हैं। समिति के सलाहकार हरिप्रकाश राजपूत ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की एकता और गौरव को नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने बताया कि समाज के लिए कई लोग शिक्षा, विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। समिति के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह तोमर ने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी संवाद और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम संयोजक विकास राजन ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए समाज के उत्थान के लिए एकजुट रहने का आह्वान भी यहाँ पर किया है। इसमें जितने भी हमारे दूसरे शहरों से भी अतिथिगण आए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे खराब मौसम में भी उन लोगों ने आके इस परिवार मिलन में अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा उत्साहवर्धन किया। हमारे बीच करीब 800 से 900 लोग अभी तक आ चुके हैं और करीब 1000 से 1200 के बीच में ये संख्या पहुंचेगी। अभी तक हमने रवा चिकित्सा गौरव अपने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। हमारे भी जो विशिष्ट प्रतिभाएं बच्चे आए हैं, उनको रवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। आज का कार्यक्रम रवा राजपूतों की एकता के लिए, रवा राजपूतों के गौरव को नई पीढ़ी के सामने प्रदर्शित करने के लिए, जिससे कि वो जुड़े। और जो रवा राजपूत की विशेषताएं हैं, जैसे रवा राजपूत कड़ी मेहनत करते हैं, रवा राजपूत लॉयल होते हैं, रवा राजपूत ईमानदार होते हैं और देश प्रेमी होते हैं। तो उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर श्रीनगर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। पर्व की शुरुआत बच्चों और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हुई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार घरों की देहरियों पर फूल डालकर समृद्धि और सुख शांति की कामना की है। फूलदेई, क्षमादेई जैसे गीतों के नगर गूंजनमय रहा। फूलदेई पर्व के अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं ने पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर सुबह नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद यहां से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में बच्चे हाथों में फूल की टोकरी लेकर पारंपरिक फुलारी गीत गाते हुए नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे हैं। स्थानीय लोग भी घरों से बाहर निकलकर बच्चों का स्वागत करते हुए नजर आए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिभावक भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। सभी को सादर प्रणाम। फूलदेई संक्रांति बाल पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। आज कार्यक्रम श्रीनगर में प्रारंभ हो रहा है और हर वर्ष की भांति यह कार्यक्रम वृहद रूप ले रहा है। बच्चों का जोश और उत्साह आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से है। और ये बहुत ही पौराणिक हमारा बाल पर्व है
जो कि धीरे धीरे विलुप्तता की ओर जा रहा था, लेकिन हमारे श्रीनगर के संस्कृति प्रेमी, रंग प्रेमी के द्वारा इस पहल को जीवंत रखा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी संस्कृति का ना भूलें। पूरे विश्व में एकमात्र जो ये पर्व है, बालू पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है, जो कि पूर्णतः बच्चों पर आधारित है। और बच्चे इसमें घर घरों पर फूल डालते हैं और इसके एवज में उनको लोग पुरस्कृत करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। सबसे पहले तो मैं फूलदेई पर्व की सभी जनपदवासी और देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देती हूं। आज जो फूलदेई का पर्व हमें सिखाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए और अपनी जो ये परंपरा है इसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज सबकी दहलीजों में फूल डाल रहे हैं, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको सबको मिलकर रहना चाहिए और हमारी जितनी भी परंपरा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे जितने भी देवी देवता है उनको समय समय पर पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रमानंद गिरी ने जूना अखाड़ा द्वारा किए गए निष्कासन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अखाड़े द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उनका दावा है कि उन्होंने कभी जूना अखाड़े में नागा दीक्षा या औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, इसलिए निष्कासन का कोई आधार ही नहीं है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने जूना अखाड़े के संरक्षण हरिगिरी और 4 अन्य संतों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पदाधिकारी महामंडलेश्वर से अनैतिक रूप से धन की मांग करते हैं और उन्होंने इन गतिविधियों का विरोध किया है, जिस कारण उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने फर्जी शंकराचार्य बनाने और अखाड़े में अयोग्य संतों के कब्जे का भी यहाँ पर जो है आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग यहाँ पर की और कहा है कि वे इन 4 संतों के साथ यहाँ पर उनका बहिष्कार करेंगे। जूना अखाड़े के 4 तथाकथित पदाधिकारी प्रेमगिरी, हरिगिरी और मोहन भारती, नारायण गिरी, इन्होंने गैंग बना करके जूना अखाड़े का सर्वनाश कर दिया है। तो जूना अखाड़ बचना चाहिए, जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। जूना अखाड़े को और समाज के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। सरकार को इनके अवैध कार्यों की जांच करनी चाहिए। धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं इनकी जांच होनी चाहिए। ये हमने सरकार से इस बात के माध्यम से मांग की। तो हल्द्वानी सहित नैनीताल जिले के कई इलाकों में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी ने अपने आम जनता की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। गैस एजेंसियों में सिलेंडर्स की आपूर्ति कम होने और समय पर डिलीवरी ना मिलने की शिकायतें लगातार जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों और गैस एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में एलपीजी गैस की कमी की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी बात उन्होंने कही है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर आईओसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो 15 दिन का इंटरलॉकिंग पीरियड था उसको 25 दिन कर दिया गया है। उनकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ इशू आने की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है। गोडाउन्स की तरफ लोगों की आमोदरफ्त देखी गई कि सिलेंडर लेके खुद जाने लगे, तो उसको लेके गैस एजेंसीज हमारे जनपद में 25 हैं। आईओसी के जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई है। तो जो हमारे पास स्टॉक है उसमें बुकिंग के लिए निकटवर्ती गैस एजेंसी में उपभोक्ता जा रहे हैं। नागरिकों से, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि थोड़ा संयम और धैर्य बरतें। तो फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। तो हरिद्वार के बहादुराबाद में जेएम मैक्सवेल अस्पताल में आए दिन हो रहे हंगामे और प्रदर्शन से परेशान होकर अस्पताल कर्मचारियों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। कर्मचारियों ने भीम आर्मी के नेता तेज प्रताप सैनी को होटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और
भीम आर्मी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उनका आरोप है कि बीते दिन अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब तेजप्रताप सैनी और उनके समर्थकों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हाथापाई करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को समझाया। एहतियातन के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात भी कही गई है। में हूँ आईसीयू में, तो ये लोग बार बार आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और हमें अच्छे से काम करने नहीं देते, जिससे कि हम पेशेंट के लिए सही से डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं। और ये पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसा दो, ऐसा करके हर बार आके ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कल भी आके ऐसे ही किया था, जिससे हमें बहुत दिक्कत हुई और सारे मरीज परेशान होते हैं, सारा स्टाफ परेशान होता है इस चीज़ को लेके। तो ये इसीलिए गए थे, बार बार आके हमारे परेशान करते हैं, तो इसलिए उनके पास गए थे कि हम भी ये तेज प्रताप सिंह सैनी जो है, तो ये लोग बाकी और भी लोग काफी लोग आते हैं। ये हुई थी, हम वहाँ झरना पे गए थे, हमने अपना बताया हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, वहाँ झरना हमने दिया, पर उन्होंने क्या जब आया तो फिर हम पर लाठी बरसाया। यहाँ सारे स्टाफ है, स्टाफ को भी लगी चोट, हम क्या करें, हमारे जो अफसर थे उनको भी चोट लगी है, उनके पैर में भी लगी है चोट, बहुत ज्यादा, गाड़ी तक चढ़ा दिया हम पे ऊपर। तो रुड़की के मंगलौर भगवानपुर नेशनल हाईवे पर पनियाला गांव के पास हरियाणा रोडवेज की बस और गैस सिलेंडर्स से भरे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इस हादसे में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, गंगनर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हाईवे पर लगी भीड़ और जाम को नियंत्रित किया गया था। हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो रुड़की के लंडौर क्षेत्र में चल रहे गन्ना कोला हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिससे कस्बे में सांस, टीबी, दांत, खाज, खुजली के मरीजों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। शनिवार को आपको बता दें, अपर उपजिला मजिस्ट्रेट ने वैक्सीन से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कार्रवाई करते हुए लंडौर पुलिस चौकी में खड़ी कर दी थी। आपको बता दें कि लंडौर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक गन्ना कोला चल रहे हैं, जिनमें रबड़, वैक्सीन, जूते, चप्पल, कपड़ा आदि जलाया जा रहा है, जिसके जलाने से गन्ना कोलुओं से जहरीली धुआं जो है वो निकल रहा है। जहरीले धुएं के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग खानापूर्ति कार्रवाई तक सीमित बने हुए हैं, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वैक्सीन, रबड़, कपड़ा, जूते, चप्पल आदि जलाने पर रोक लगा रखी है। कूले के ठेकेदार और मालिक अपनी कमाई के चक्कर में दूसरों की जान से खेल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस बात से अनजान बना हुआ है और कभी कभार कार्रवाई होती भी है तो केवल कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, जिससे कस्बे क्षेत्रों के ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सूत्रों ने बताया कि अब गन्ना कूले स्वामी शाम होते ही रबड़ वैक्सीन जलाने का काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। अगर समय रहते प्रशासन ने इन पर कार्रवाई नहीं की तो लोगों का प्रशासन से विश्वास भी उठ सकता है। तो राजधानी देहरादून में बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा बच्चों की सेहत पर दिखते हुए जो है वो नजर आ रहा है। इन दिनों अस्पताल में सर्दियां, जुकाम और खांसी की, इसी के साथ वायरल फीवर और डायरिया से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार जो है उसमें इजाफा आ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में अचानक हो रहे उतार चढ़ाव के कारण बच्चों का इम्यून सिस्टम जल्दी प्रभावित होता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। देहरादून के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार बदलते मौसम में छोटे बच्चों में वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है, खासकर जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो कुपोषण से ग्रस्त होते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इन दिनों सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ डायरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धुलवाएं, मौसम के अनुसार पूरे कपड़े पहनाएं और बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार दें ताकि उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत बने। ज़्यादातर जो होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इनके इम्यून सिस्टम। इसके वजह से क्या होता है, इन्हें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम एक तो कॉमन है ही, साथ में क्या होता है, अस्थमेटिक वाले बच्चे
या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। और चौथा चीज़ है, डायरिया वाले भी बच्चे बहुत सारे ऐसे आते हैं इस समय बदलते मौसम में ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, यूपीएससी में नीलम नेगी ने देश भर में 66वीं रैंक हासिल की है। वहीं मीनल नेगी का ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मीनल ने कहा कि कठिन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए हर दिन पढ़ाई करना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। कार्यक्रम के दौरान मीनल नेगी ने ग्राफिक एरा में बिताए गए अपने छात्र जीवन के अनुभव का भी यहाँ पर साझा किया और कहा कि यहाँ के 3 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहे। इस अवसर पर डॉक्टर कमल घनशाला और डॉक्टर राखी घनशाला ने उनके ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्टार्ट की है, उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं ग्राफिक एरा से ही मुझे मिली थी और वो सर उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और जो मेरी यहाँ पर 2 साल 3 साल जर्नी रही है वो बहुत ही एडवेंचरस के साथ साथ बहुत इवेंटफुल भी रही है। मुझे सिर्फ एकेडमिक मदद नहीं मिली है, मुझे यहाँ पर होस्टिंग के मौके और वो जो प्लेटफॉर्म है मुझे वो मिला है और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ ग्राफिक एरा का। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड स्थित नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणियों को यहां पर सामान जब्त किया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणियों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपना सामान समेट कर मौके से हिचके नजर आए। गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनती जा रही थी और स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 50 से 60 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं और कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ये अभियान जारी रहेगा और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जो है देखने को मिली। कल भी इस संबंध में बैठक हुई थी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को बुलाया भी गया था और सबको हिदायत दी गई थी और अनुरोध भी किया गया था साथ में कि जितने भी ये ठेले रेड़े हैं जो हमारी ये मेन सड़क है और आने वाले समय में हमारा सीजन भी रहता है यहाँ पे और यातायात का बड़ा दबाव रहता है, तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जितने भी ये जो मेन सड़क है हमारी रानीखेत वाली, इसमें जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध ठेले लगे हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये आज हमने हिंदू इंटर कॉलेज से शुरू किया था और आज जो चुंगी है हमारी, चुंगी तक ये अभियान चला है और इसमें हमने करीब 50 से 60 जो अवैध अतिक्रमण थे और जो अवैध रूप से खड़े थे उनको हमने हटवाया है और कुछ हमने सामान भी जब्त करवाया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।